इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधनों के बारे में कि प्रत्येक देश किस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों की साधना करता है, किस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करता है, किस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला साधन है कूटनीति या डिप्लोमेसी। कूटनीति शब्द अंग्रेजी के डिप्लोमेसी का समानार्थी है और डिप्लोमेसी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के डिप्लाउन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना अथवा दोहरा करना, फोल्ड करना। रोमन साम्राज्य में पासपोर्ट एवं सड़कों पर चलने के अनुमति पत्र आदि दोहरे करके ही दिए जाते थे। ये पासपोर्ट तथा अनुमति पत्र धातु के पत्रों पे खुदे रहते थे, जिनको डिप्लोमा कहा जाता था। धीरे धीरे डिप्लोमा शब्द का प्रयोग सभी सरकारी कागजातों के लिए होने लगा। इस तरह से यहीं से डिप्लोमेसी का उदय हुआ और डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग विदेश नीति के समानार्थक रूप में किया जाता है और कभी कभी कूटनीति संधि वार्ता की प्रक्रिया और यंत्र को भी इंगित करता है। कभी कभी विदेश सेवा की एक शाखा को भी कूटनीति कह दिया जाता है। हेरल्ड निकल्सन के शब्दों में अपने श्रेष्ठ अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ताओं में कौशल का प्रयोग कूटनीति है तथा अपने निकृष्ट रूप में कूटनीति छल, छद्म या चालाकी का द्योतक होता है। इसी तरह से ऑर्गेन्स्की ने कूटनीति के बारे में कहा है, कूटनीति दो या दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कूटनीति वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र विदेशों के साथ या अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करता है, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए। कूटनीति की परिभाषाओं के बाद हम कुछ तत्वों से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था है, ये समझौते और वार्ता की कला है, ये राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन है। युद्ध काल और शांति काल में कूटनीति राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का कार्य करती है। राष्ट्रीय हित के अंतर्गत देश की सुरक्षा करना, जन कल्याण और अन्य लाभ इसमें सम्मिलित है। अब राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए दूसरा महत्वपूर्ण साधन है प्रचार। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि करता रहता है। प्रचार की अगर हम बात करें, प्रचार शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। प्रचार को हम वह कला मान सकते हैं जिसके माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जनमत के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पामर और परकिंस एक राजनीतिक विचारक है, जिन्होंने प्रचार के बारे में कहा है कि प्रचार का तात्पर्य है कि सरकारों या सरकारों के सदस्यों द्वारा व्यवस्थित प्रयास जिसके द्वारा राज्य के अंदर समुदायों या विदेशी राज्यों को अपने समर्थन में नीतियों को ग्रहण करना या कम से कम अपने विरोधपूर्ण नीतियों का ग्रहण न करना आदि के लिए प्रभावित करना है। संक्षेप में हम प्रचार से इस तरह से अभिप्राय हम समझ सकते हैं। प्रचार व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित प्रयास है। ये प्रयास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों को प्रचार से प्रभावित करना है वे उसे अच्छी तरह ग्रहण कर लें। प्रचार के लिए कई साधनों और प्रतीकों आदि का प्रयोग किया जाता है। किस परिस्थिति में कौन सा साधन या प्रतीक का प्रयोग किया जाए, ये प्रचार की रणनीति बनाने वाले पर निर्भर करता है। प्रचार का उद्देश्य दूसरे लोग, समुदाय आदि प्रचार वाले राज्य या समुदाय की बात को स्वीकार कर ले या उनका विरोध न कर ले। प्रचार न तो नैतिक होता है और न अनैतिक होता है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपने अनुकूल बनाने के लिए न तो अच्छा कहा जा सकता है और न बुरा कहा जा सकता है।
तो हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रचार वह कला है जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र जनमत के मस्तिष्क को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण साधन है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का राजनीतिक युद्ध। राजनीतिक युद्ध ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी राज्य सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, लेकिन शक्ति के किसी न किसी रूप का प्रयोग अवश्य करता है। युद्ध का निहितार्थ ये है कि विपक्षी को कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। सैनिक बल से ऐसा करने पर उसे हम युद्ध की संज्ञा देते हैं, लेकिन कूटनीति, प्रचार, मनोवैज्ञानिक साधनों से भी किसी राष्ट्र को विवश किया जा सकता है। जब हम प्रचार, कूटनीति, आर्थिक दबाव आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरे राज्य हमारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जाए, तो इसे राजनीतिक युद्ध कहा जाता है। पामर और परकिंस के शब्दों में सामान्यतः युद्ध छोड़कर इसमें वे साधन सम्मिलित हैं जिनका किसी विशेष शत्रु या शत्रुओं को निर्बल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय युद्ध भी एक प्रमुख साधन है अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करने का। चौथा प्रमुख साधन है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का आर्थिक साधन। विभिन्न देश समय समय पर अपनी आर्थिक नीतियाँ घोषित करते रहते हैं, नई नई आर्थिक नीतियाँ बनाते रहते हैं, जिनके माध्यम से वो अपने राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि करते रहते हैं। तो आर्थिक साधन या आर्थिक नीतियाँ भी राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का कार्य करती है। पांचवा महत्वपूर्ण साधन है साम्राज्यवाद या राज्य का क्षेत्रीय विस्तार करना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये दोनों ही राज्य के हितों के सबसे बड़े साधन है। साम्राज्यवाद की अगर हम बात करें तो साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने में विश्वास करता है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य होता है अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करना। वर्तमान में साम्राज्यवाद का उद्देश्य मुख्यतया आर्थिक शोषण होता है, परंतु कभी कभी सैनिक व राजनीतिक शोषण भी हो सकता है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। साम्राज्यवाद का संबंध राष्ट्र की विदेश नीति से है। साम्राज्यवाद स्थापित करने वाले देश के पास अधीनस्थ राज्यों की अपेक्षा तकनीकी दृष्टि से उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र, रणनीतिक कौशल, अधिक पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन रहते हैं। जो साम्राज्यवाद का उदाहरण हम सभी के सामने है। एक समय पर ब्रिटेन ने पूरे विश्व पर अपने साम्राज्यवादी विचारों को थोप दिया था। यह एक तरह से साम्राज्यवाद का पूरे विश्व में प्रसार किया था ब्रिटेन ने, और पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, सभी देशों पे अपना प्रभाव स्थापित किया था। अब हम बात करें उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद नए उपनिवेशों को अर्जित करने की नीति है। एक शक्तिहीन राज्य का अपने से शक्तिशाली राज्य के साथ संबंध मुख्यतया उपनिवेशवाद के अंतर्गत ही आता है। उपनिवेश वह भूप्रदेश है जो एक विदेशी राज्य द्वारा शासित है और जिसके अपने निवासियों को अपने शासन में पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऑर्गेन्स्की के शब्दों में उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे जो एक विदेशी सत्ता द्वारा शासित है तथा जिसके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से इसके अलावा उपनिवेश कच्चा माल, तैयार माल के लिए बाजार, सस्ते श्रम, सैनिकों की भर्ती, अधिक जनसंख्या के लिए निवास योग्य भूमि, महत्वपूर्ण सैनिक अड्डों के रूप में हमेशा उपनिवेश लाभदायी साबित होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हितों के ये विभिन्न साधन अपनाकर प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को साधता रहता है और प्रत्येक देश का अंतिम उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना होता है।